दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं हिमांशी मिश्रा सेठी जी, जो बाल अपराध से पीएचडी कर रही हैं। पीएचडी के पहले उन्होंने एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई की है। इसके साथ ही साथ उनका जो अपना एक अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, वो लंबा अनुभव है। और बच्चे इस अपराध में कैसे आ रहे हैं, हमारा आज के जो चर्चा का विषय है वो है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो कानून की पढ़ाई थी, लॉ था, वो पहले उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी एक जॉब के हिसाब से भी और उनकी जागरूकता के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कानून की पढ़ाई के बाद आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। तो हिमांशी जी से आज की चर्चा शुरू करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र जी। आपने कानून की पढ़ाई शुरू की जी, क्या उद्देश्य था उसका? देखिए, मैंने जब ये पढ़ाई स्टार्ट करने का सोचा तो मेन तो मुझे इस पढ़ाई में इंटरेस्ट था। मुझे ये था कि ये सिर्फ एक एज अ फीमेल पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। वैसे भी मेरे हिसाब से हर सिटीज़न को, हर इंसान को अपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में, आपकी आगे भी पूरी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीके का अवेयरनेस तो है ही है अपने लिए भी और आगे सोसाइटी के लिए भी, जो आपको भी हेल्प करेगा और सोसाइटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो एक करियर प्रोस्पेक्टिव तो है ही, बट एक जो आपकी सेल्फ नॉलेज है उसको भी ये बहुत बढ़ाता है। तो आपने एलएलबी की, फिर एलएलएम किया और आप पीएचडी कर रही हैं। हाँ जी। पीएचडी में आपका सब्जेक्ट क्या है? पीएचडी में मैंने जुवेनाइल जस्टिस अपना टॉपिक जो चूज़ किया है वो है, ये क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है। और बेसिकली अगर मैं इसको आपको अगर इसको मैं आपको डिफ़ाइन करूं तो ये जो कि आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो क्राइम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं जुवेनाइल क्राइम। तो मेरा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, जुवेनाइल जस्टिस, कि हमें ऐसे जुवेनाइल्स को कैसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, कैसे उन्हें आगे के लिए एक अच्छा सिटीज़न बनाना है। तो उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए है, उनके साथ किसी तरीके का कोई इनजस्टिस ना हो। तो ये सारी चीज़ें ही मेरा टॉपिक कवर करता है। अच्छा, अभी जैसे सरकार ने कुछ उम्र कम की है, हाँ जी, इसका क्या प्रभाव देखती हैं? कुछ सार्थक प्रभाव दिखेगा? देखिए, अब अगर आप देखें तो पहले जो हमारी ये एज थी, जो आपका उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड की हुई थी, पार्लियामेंट ने डिसाइड की थी, वो 18 ईयर्स थी। बट सोसाइटी के चेंज के साथ जो हमारा आगे जो यूथ आ रहा है, जो सारी वो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से अब ये एज को इन्होंने घटा करके 16 ईयर्स कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि अब आज से अगर आप 50 साल पहले कंपेयर करिए तो तब का जो यूथ था और अब का जो यूथ है बहुत बदल गया, बहुत चेंजेस आ गए हैं। तब मेंटल डेवलपमेंट अलग तरीके का था। आज का जो बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, तब उतना एक्सपोजर नहीं था जो एक्सपोजर आज आप देख रहे हैं बच्चों को मिल रहा है। तब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना इंटरनेट होता था, ना गूगल, ऐसी कोई भी OTT प्लेटफॉर्म्स जो आजकल आप देख रहे हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वो हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें तब के टाइम पे नहीं पाई जाती थी। तो इन सारे चेंजेस के साथ साथ बहुत सारे सोसाइटी में जो क्राइम्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, उनकी एज भी कम हो रही है। लोग जो चीज़ जो आप आज की डेट में देखते हैं, आजकल के जो 12, 13, 14 साल के बच्चों में जो चीज़ें आपको दिख रही है, वो शायद पहले के टाइम पे 20-22 साल के भी युवाओं में आपको देखने में को नहीं मिलती थी। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब वजहों से आज गवर्नमेंट ने ये एज कम करके 16 साल कर दी है। अपराध की तरफ युवा कैसे, युवा क्या मतलब, ये तो किशोर है जी, युवा भी आप उसको तो नहीं कह सकते। नहीं। तो जो किशोर वर्ग इतना बढ़ रहा है, अपनी फैमिली में अभी एक था कि माँ को गोली मार दिया, कुछ दिन पहले घटना थी, उसने अपनी बहन और किसी की हत्या कर दी थी। रोज अखबारों में ऐसी कोई ना कोई घटनाएं आती रहती। किशोर उम्र में ये अपराध की घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं? देखिए, इसके कई कारण मैं कहूँगी। सिर्फ आप इसके लिए आप पूरी तरीके से आप उन किशोर बालक या बालक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कहीं उनका कोई साइकोलॉजिकल ऐसा कुछ बैकग्राउंड होगा। कई बार होता है सिंगल पेरेंट होते हैं, सिर्फ मदर बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रही है या फादर कर रहा है, फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, पेरेंट्स में आपस में ट्रस्ट नहीं है, कुछ बच्चे ऐसी चीज़ें घर में देख रहे हैं जिसकी वजह से उनका माइंड फ्रेम चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस बहुत बड़ा मेजर कॉज बनते हैं उनको किसी ना किसी क्राइम की तरफ इंक्लाइन होने के लिए। तो एक ये भी कारण है, बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ऐसे आजकल भी केसेस पाए गए हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा बच्चों में डिफरेंसेस है, इक्वालिटी नहीं है, लड़का लड़की में बहुत डिफरेंसेस है, किसी को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। तो ये भी एक रूट कॉज हो जाता है उनको इस तरीके के अपराधों में या किसी ऐसी मतलब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा वो करता है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आजकल बच्चे गलत चीज़ों में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत एक्टिविटीज़ में पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं माँ बाप उनको नहीं रोक पा रहे हैं। एक समस्या बहुत देखी गई है कि आजकल सिंगल पेरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपस में लोगों के बीच दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है ऐसे बच्चों पे? देखिए, जहाँ तक कि अब आजकल का आप जो टाइम बता रहे हैं, सिंगल पेरेंट, कहीं सिर्फ मदर बच्चे को बड़ा कर रही है, कहीं सिर्फ फादर हैं, तो वो चीज़ जो सोसाइटी में बच्चे देख रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए माँ बाप दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब वही है ना, अब एक मदर है, उसको अपने बच्चे को भी संभालना है और उसको अपने भी कुछ अर्निंग वगैरह या अपने को भी देखने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो पूरा टाइम नहीं दे पा रही है बच्चे को, या कहीं बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है और मदर का उतना टेंशन नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चे नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं और जिसकी वजह से वो गलत डायरेक्शन ले रहे हैं। एक दूसरी बड़ी समस्या आ रही है कि ऑनलाइन जी गेमिंग है, फिल्म है और तमाम और साधन है। पहले मोबाइल उतने नहीं होते थे। मोबाइल था तो इंटरनेट नहीं था। आज के समय में खास तौर से कोरोना के बाद आपके पास इंटरनेट भी है, मोबाइल भी हो गया और पेरेंट्स दे रहे हैं कि भाई बच्चे को पढ़ना है। कोविड के बाद से कुछ ज़्यादा ही मोबाइल से, क्योंकि अब जब से ये ऑनलाइन स्टडीज़ का थोड़ा ट्रेंड चला है, बच्चे और ज़्यादा मोबाइल, और उसमें कई बार माँ बाप नहीं भी देख पा रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई कर। माँ बाप से संभव नहीं, क्योंकि लगातार देखेंगे तो लगेगा कि आप इंटरफेयर कर रहे हो, बच्चे पे दबाव बना रहे हो। बिल्कुल नहीं देखोगे तो क्या देख रहा है आपको पता नहीं है और आप उस चीज़ को रोक भी नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि इसमें एक बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग होना ज़रूरी है। आपको बचपन से ही बच्चा, जब आपको पता है कि अब वो स्टेज पे आ रहा है, तो आपको उसको टाइम टू टाइम एक काउंसलिंग करना, सही गलत का फ़र्क बताना, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ों के लिए आप बेझिझक अपने बच्चे को काउंसलिंग दें। अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉपर उसके लिए काउंसलर्स हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, उनके पास लेके जाइए। बट कहीं ना कहीं उन्हें ये अवेयर कराना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें सही हैं, आपको उसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये चीज़ पेरेंट्स को बहुत ख़ास तौर पे ध्यान देने वाला है कि आपके बच्चे को आप भले प्रॉपर वॉच नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको गाइडेंस दो कि वो जो कर रहा है वो सही है, या अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो चीज़ ना करे। तो ये सब चीज़ें आप, मेरी समझ से बहुत ज़रूरी है, जो आपको हर एक बच्चे को, एक पेरेंट्स को बताना ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की काउंसलिंग के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि कई जगहों पे देखा गया है कि माँ बाप पहले बच्चों की गलतियों को छिपाते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारे रिश्तेदार, नातेदार या सोसाइटी को पता चलेगा, बिल्कुल, तो वो अच्छी बात नहीं है, पहले छिपाते हैं और छिपाने से वो समस्या बढ़ जाती है। देखिए, छिपाना वही है कि अब आजकल इतना कंपटीशन का युग है, हर पेरेंट चाहता है कि जैसे औरों के बच्चे, अगर लोग पहले से आइडियल बना लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स खुद कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मेरा ये मानना है हर बच्चा अपने आप में अलग है, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चे को किसी से कंपेयर करेंगे तो पहले ही उसके अंदर बचपन से हीन भावना डेवलप होने लगेगी। तो आप उसको कंपेयर ना करें। अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल आगे खुल के डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि किसी एडवाइस से, अगर आपके वो चीज़ समझाने से नहीं, किसी और के समझाने से उस बच्चे पे फ़र्क पड़ता है, तो आप बिल्कुल करिए। उसको छुपाने से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आज ही के अखबार में मैं पढ़ रहा था, एक घटना है कि एक बच्चे ने अपराध इसलिए किया, उसने कबूल किया कि हमने इसलिए अपराध किया ताकि हमें स्कूल न जाना पड़े। अच्छा। तो ये स्टडी का कुछ दबाव भी बच्चों पे मानसिक रूप से पड़ रहा है? बिल्कुल है, क्योंकि आजकल बच्चों पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर तो पढ़ाई का है ही है।
तो इस वजह से भी कई बार बच्चे दबाव में भी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि वो ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। तो ये तो है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का प्रेशर है, और वो वही चीज़ है कि आप इतना ज़्यादा उसमें है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा निकले, उसको आगे से आगे हर चीज़ में रहना चाहिए, तो आप उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं जो कहीं ना कहीं उसको फोर्स करता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे शॉर्टकट्स निकाले कि जिससे वो उस चीज़ से बच जाए। तो वो फिर वो वही चीज़ हो गई कि आप बच्चे पे एक प्रेशर डाल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा फिर कोई गलत डायरेक्शन लेगा, बिल्कुल कहीं झूठ बोलेगा या कहीं से अपने आप को बचाएगा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉर्टकट तो ढूंढेगा। अच्छा, आप जब ऐसे बच्चों से मिलती हैं जिनके द्वारा कोई अपराध हो गया है, क्या उनमें चेंज देखती हैं कि उनमें एक हीन भावना होती है, या कई बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ हमने किया है? देखिए, ज़्यादातर ऐसे बच्चों में मैं कॉन्फिडेंस की बहुत कमी देखती हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे मोस्टली वही होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रेशर में, या तो सोसाइटी के या कुछ अपने घर के एनवायरनमेंट से या किसी चीज़ से ऐसे डिप्राइव्ड होते हैं जिनकी वजह से उनको ऐसा करने पे मजबूर होना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको अगर हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, वो ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के बीच में हैं जिनसे उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है कि वो खुल के अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें जिसके उन्हें सॉल्यूशंस मिलें, या उनको लोग सुने, उन्हें समझें, कहीं ना कहीं उन पे कोई प्रेशर ना क्रिएट हो किसी तरीके का। तो ये एक मेरे समझ से इससे बहुत ज़्यादा बच्चे के भी दिमाग पे अच्छा असर पड़ेगा, उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। हिमांशी जी, आप लॉ की पढ़ाई पूरी कर रही हैं जी, PhD कर रही हैं जी। आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ अवसर हैं जिससे वो अपना करियर बना सकती हैं? देखिए, महिलाओं के लिए लॉ में अब तो बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप है। आप शुरू करिए इसी से, अगर वो चाहें तो अपनी 3 साल या 5 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने की लॉ के बाद, लॉ की जो कि 12th के बाद होता है। सबसे पहले अगर वो प्रैक्टिशनर लॉयर बनना चाहती हैं, एक लिटिगेटर बनना चाहती हैं, तो वो बन सकती हैं, जिसमें कि आप या तो ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का लॉ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 12th के बाद 5 साल का लॉ करके आप आगे प्रैक्टिस में जा सकते हैं। उसके अलावा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफिसर्स होते हैं बैंकिंग फील्ड में, जो कि आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज आपके लॉयर्स अपॉइंट करती हैं। इनके इन हाउस लॉयर्स होते हैं जो कि आपके सारी बैंक से के जितने भी लीगल वर्क्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं। तो इसके लिए भी आप एक एग्ज़ाम पास करते हैं जिसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। उसके अलावा आपके इन्वेस्टिगेटर्स, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जितनी हैं, जैसे कि आप CBI देख लीजिए, आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ये भी आपके लॉयर्स हायर करते हैं जो कि आपके एविडेंसेस वगैरह, प्रूफ हैं, किसी तरीके की रेड्स हैं, इनमें हेल्प करते हैं। और आप जुडिशरी की लाइन पकड़िए, तो आप अपना लॉ कंप्लीट करने के बाद जजेस के लिए, मतलब जो आपके एग्ज़ाम्स UPSC कंडक्ट करवाते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ये भी लाइन आपकी फ़ीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें कि आजकल बहुत ज़्यादा फीमेल्स जा भी रही हैं, और इनको 35% का रिजर्वेशन भी दिया हुआ है UPSC वालों ने आपका जुडिशरी में। तो ये हमारी हैं कुछ लाइन। उसके अलावा आपका जर्नलिज्म में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आजकल महिलाएं मास कॉम करने के बाद आपकी ये 3 साल का लॉ करती हैं और उसके बाद लीगल जर्नलिस्ट बन जाती हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्कोपफुल है। तो ऐसे तमाम कई तरीके की लॉ के अब फील्ड्स हैं जिनमें कि आप लॉ की पढ़ाई करने के बाद आराम से जा सकते हैं। आप लेक्चरार बन सकते हैं लॉ करने के बाद, अगर आप चाहें तो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में लेक्चरारशिप कर सकते हैं। तो इनके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आज की डेट में अगर कोई भी चाहे लॉ की फील्ड में, तो बहुत वास्ट स्कोप है इसका। अच्छा, आपने क्या सोचा बनने का? देखिए, मेरा मेन एम तो ये था, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा पढ़ाई से टच बना रहे बराबर। तो मैंने जब लॉ की पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मैंने ये सोचा था कि आगे कुछ ऐसा करूं कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी मेरी पढ़ाई अपने काम तो आए आगे दूसरों के भी आए। तो मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं PhD करने के बाद आगे लेक्चररशिप के लिए जाऊंगी, ताकि वो मुझे भी हेल्प करे और मेरे थ्रू दूसरे को भी हेल्प हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय दिया, और साथियों आपका भी शुक्रिया। हम लोग फिर मिलेंगे।